हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सोशल साइंस का टीएमए। ये एनआईओएस सोशल साइंस का टीएमए है। सॉल्व टीएमए है 2024-25 का। ठीक है, इसका कोड हमारा है 213। ठीक है, एनआईओएस याद रखिएगा, एनआईओएस सोशल साइंस सॉल्व टीएमए है। ये सोशल साइंस का 2024-25 का यानी कि करंट सेशन का है और हमारा सोशल साइंस का कोड होता है 213। ठीक है, टीएमए के बारे में आपको पता ही होगा, अगर आप स्टडी कर रहे हैं कि टीएमए के बारे में पता होगा कि इंटरनल होता है, ये इंटरनल नंबर लगते हैं टीएमए के। 20 नंबर के टीएमए होता है। ओके, 20 नंबर का टीएमए होता है। हर क्वेश्चन में ऑप्शन होता है ए और बी, दोनों में से सिलेक्ट करना है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप ए करें उसमें से, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर में ए और बी दोनों ही होते हैं कि या तो क्वेश्चन नंबर 1 करें या ए करें या क्वेश्चन नंबर बी करें। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करके ही कर रही हूँ। इसमें पूरे 20 नंबर का सॉल्व टीएमए में लेके आई हूँ आपके लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही आप करिए जैसे मैंने मतलब कि मैंने सॉल्व करे हैं, इसी तरह से आप करके रखिए, अपने टीचर को दीजिए, आपके 20 में पूरे नंबर बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरणों का उपयोग करते हुए जांच कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता ने इसकी समृद्ध सभ्यता में कैसे योगदान दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ए। तो ये है हमारा आंसर। भारत की सांस्कृतिक विविधता ने इसकी समृद्ध सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब सांस्कृतिक विविधता जो भारत में ये है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग होते हैं, मतलब सबकी संस्कृति अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन ये विविधता होते हुए भी उसमें एकता है। क्यों है एकता, तो इन चीजों को हमें इसमें दिखाना था। ओके, तो देखिए ये है हमारा आंसर, आप नोट करते जाइए। बिल्कुल ऐसे ही आपको टीएमए लिखना है और साथ के साथ आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एक पेज पे आपको एक ही क्वेश्चन और आंसर लिखना है। ओके, एक पेज पे एक क्वेश्चन आंसर लिखिए, उसके बाद आप दूसरे पेज पे लिखिए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन अच्छे से लिखिए, साफ सुथरा, अच्छे राइटिंग में नंबर आपके पूरे मिलेंगे। फ्रंट पेज जो हमारा होता है, फ्रंट पेज पे आप सबसे पहले अपना नाम लिखिए, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, फिर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सब्जेक्ट लिखना है आपको, सब्जेक्ट कोड लिखना है, फिर आपको स्कूल लिखना होता है। ठीक है, कि कौन से स्कूल से आप स्टडी कर रहे हो या कौन से स्कूल से आप हो, इतना डिटेल तो बिल्कुल लिखना ही है। और रोल नंबर का कॉलम सबसे ऊपर होता है, जब जी कोड आपका आ जाता है तब वहां पे रोल नंबर फिल किया जाता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है ये, परीक्षण कीजिए कि पुरातत्व प्राचीन संस्कृतियों और समाजों के पुनर्निर्माण में किस प्रकार सहायता करता है। पुरातत्व यानी कि जो पुराने चीजें हम इकट्ठा करते हैं, पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं, क्या है पुरातत्व, प्राचीन संस्कृतियों और समाजों के पुनर्निर्माण। तो प्राचीन संस्कृतियों और समाजों के बारे में हमें पता ही चलता है पुरातत्व से, यानी कि पुरानी चीजों का जो परीक्षण किया जाता है, बहुत पुरानी चीजों का, कि ये कितने साल पुराना है, कब का है, कब मतलब कितने साल पुराना है, कब का है, ये उस समय क्या क्या चीजें यूज होती थी, तो ये सारी चीजें उससे पता चलती है। ठीक है, तो देखिए उसका आंसर है हमारा ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, मूल्यांकन करें कि कैसे नीति निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों विशेषकर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भारत के दृष्टिकोण को निर्देशित करता है। जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि भारत के दूसरे देश से संबंध बनाने में किस प्रकार क्या होता है, भारत के दृष्टिकोण को निर्देशित करता है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो उसका आंसर हमारा ये है। देखिए आंसर है हमारा, तो ये बेटा 3 जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के हैं, इसलिए मैंने छोटे लिखे, लेकिन आप बिल्कुल कोशिश करिएगा कि एक पेज पे आप एक ही लिखें। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि एक पेज पे एक क्वेश्चन खत्म हुआ तो दूसरा, मतलब एक क्वेश्चन और आंसर जैसे ही खत्म हुआ, इतना मान लो कि ये शीट इतने रह गए तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे, एक लाइन आंसर, फिर दूसरे पेज पे। तो ये करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है। ओके, हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा अच्छे से, हम जब कॉपी बनाते हैं, स्कूल की कॉपी बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं, तो उसमें हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये कॉपी है, मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, तो प्रोजेक्ट वर्क को अच्छे से करना होता है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, ताकि हमारे पूरे के पूरे नंबर मिल सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, भारत की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे उपायों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करें। जो भारत की प्राकृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की मतलब की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना है। देखिए आपको आंसर ऐसे ही आपको पैराग्राफ चेंज कर करके आंसर लिखना है बेटा।
ताकि जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन नहीं छोड़ा है, आप एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, फिर इतना लिख के, फिर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में है तो फिर पैराग्राफ तो चेंज मैंने करे, लेकिन आप एक लाइन छोड़ के कर सकते हैं। फिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है तो इसमें भी एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ आप चेंज करें। ओके, तो देखिए इसका आंसर फिर से आप लिखते जाइए, बिल्कुल यही लिखना है आपको, ऐसे ही लिखना है, नंबर आपके पूरे मिलेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, भारत की राष्ट्रीय एकीकरण पर भाषाई विविधता के प्रभावों का मूल्यांकन करें। भारत की राष्ट्रीय एकीकरण पर भाषाई विविधता, यानी कि भारत में क्या होता है, अनेक 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 भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। विविधता के प्रभावों का मूल्यांकन करें, प्रभाव का, तो अनेक भाषा बोलने वाले लोग का क्या होता है, उनका कुछ नकारात्मक भी प्रभाव है और सकारात्मक भी प्रभाव है ना। कि बहुत सारे भाषा हमारे जो आसपास दूसरे भाषा बोलने वाले लोग हैं, मान लो कोई बंगाली है, मतलब कोई तमिल क्षेत्र का है, तेलुगु बोलता हो, कोई महाराष्ट्र बोलता हो, मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वैसे लोगों के साथ ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो पाते जो हमसे अलग भाषा बोलते हो। हम वैसे लोगों के साथ ज़्यादा मिक्सअप होते हैं जो हमारी तरह से बोलता हो, हमारी भाषा बोलता हो। ठीक है, तो देखिए, तो ये हमारा क्या है, नकारात्मक प्रभाव होता है भाषाई विविधता का। देखिए सबसे पहले क्या है, भाषाई विविधता के सकारात्मक प्रभाव है क्षेत्रीयता। विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग अक्सर अपनी भाषा को अपनी पहचान से जोड़ते हैं, जिससे क्षेत्रीयता की भावना बढ़ सकती है। जो अभी मैंने आपको बताया कि हम अपनी भाषा बोलने वाले लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। ओके, इससे क्या होता है, क्षेत्रीयता बढ़ती है, मतलब कि हम अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। जो दूसरे क्षेत्र के लोग होते हैं उन्हें हम अच्छा नहीं मानते, या फिर उनकी ओर हम ज्यादा आकर्षित नहीं होते। दूसरा पॉइंट है भाषा के आधार पर विभाजन। भाषा के आधार पर भी विभाजन होता है, राजनीतिक दल के लोग भी भाषा के आधार पर विभाजन करते हैं। फिर है संचार में बाधाएं, यानी कि क्या होता है, अलग भाषा जो बोलने वाले लोग हैं वो हमारी बात नहीं समझ पाते, हम उनकी बात नहीं समझ पाते सही तरीके से। ठीक है, तो इसमें भी बाधाएं आती हैं। उसके बाद है भाषाई विविधता के सकारात्मक प्रभाव। तो इसका अच्छा प्रभाव क्या है, नकारात्मक का मतलब होता है बुरा प्रभाव, सकारात्मक का मतलब है अच्छा प्रभाव। तो सांस्कृतिक विविधता, कि हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता है। हमारे देश को क्या बोला है, विविधता में एकता बोला है। यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, सभी एक साथ अच्छे तरीके से भारत में रह रहे हैं। सहिष्णुता, दूसरा पॉइंट, विभिन्न भाषाओं के लोगों के साथ रहने से लोगों में सहिष्णुता और सहयोग की भावना बढ़ती है। फिर क्या है, सृजनात्मकता। भाषाई विविधता साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। और निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी होता है बेटा। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें निष्कर्ष आपको जरूर लिखना है, कि ये जो सारा आंसर आपने लिखा है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ओके, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमें निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे नीचे निष्कर्ष भी है, तो इसे भी आप देखें। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या है ये, मतलब कि वैसा क्वेश्चन है कि विश्लेषण करें, आपको अपनी जानकारी इकट्ठी करनी है। क्या, अपने आसपास के 20 घरों में एक सर्वेक्षण करें और तालिका में दिखाए अनुसार निम्नलिखित जानकारी एकत्र करने का प्रयास करें। एकत्रित जानकारी के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित जानकारी को पता लगाने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन ये हमारा इतना बड़ा, देखिए क्या है, फर्स्ट साक्षरता प्रतिशत, रोजगार प्रतिशत, ये हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे नीचे। ओके, जो मैं अभी बना के आपको दिखाऊंगी, जो बना हुआ है हमारा। देखिए सर्वेक्षण रिपोर्ट, दिल्ली के 20 घरों में साक्षरता पर साक्षरता और रोजगार, मतलब दिल्ली के 20 घरों में साक्षरता और रोजगार पर सर्वेक्षण किया गया है। ओके, परिचय पहले देना है हमें कि हम किस तरह से सर्वेक्षण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके, देखिए आप, फिर है सर्वेक्षण की विधि। सर्वेक्षण के लिए हम 4 आयु समूहों में जानकारी एकत्रित की गई है, 15 वर्ष तक, 15 से 30 वर्ष, 30 से 45 वर्ष, 45 से 60 वर्ष। ओके, अब है एकत्रित जानकारी। ओके, फिर ये जो टेबल ऊपर है वो टेबल 20 लोगों के बारे में है ना। देखिए क्या था हमारा क्वेश्चन, हम फिर से देखते हैं। 20 घरों में एक सर्वेक्षण किया गया। ओके, तो 20 घरों के सर्वेक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो हमें 20 घरों के सर्वेक्षण का, देखिए यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट डाले हैं। पहला क्या है, क्रम संख्या, आयु समूह, लिंग, साक्षर निरक्षर, यानी कि कौन साक्षर है कौन निरक्षर है, नौकरी पेशा, बेरोजगार, टिप्पणियां। तो ऐसे ही आप जब करेंगे तो एक एक लाइन छोड़ के कर लें, ज्यादा साफ साफ दिखेगा आपको। नीट एंड क्लीन में हमेशा बोलती हूँ कि लिखना है तो ज्यादा साफ साफ दिखेगा। एक एक लाइन छोड़ के, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो देखिए अप टू 15 ईयर्स, यानी कि 15 ईयर्स से कम, 15 से 15 साल, 15 से 30 साल तक के, फिर 30 से 45 साल, 45 से 60 साल, फिर 15 से, मतलब अप टू 15 ईयर्स,
तो ये टोटल हमारा कितने हैं, 20 घरों का सर्वेक्षण किया गया है, 20 घरों के सर्वेक्षण का ये रिपोर्ट है। तो ये सारा आपको जो ये टेबल है ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाइए आप। ये टिप्पणी का वहाँ पे कॉलम जरूर दीजिएगा, लेकिन उसमें अभी टिप्पणी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन 20 घरों का सर्वेक्षण करना और 20 कॉलम 20 मतलब कि इस टेबल में ऐसे ही आपको बिल्कुल यही उतार लेना है, आगे कुछ भी नहीं डालना, बिल्कुल यही उतारिए। देखिए, ठीक है। फिर साक्षरता प्रतिशत, साक्षरता प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या देख रहे हैं, इसमें कुल व्यक्ति 20 हैं, साक्षर व्यक्ति इसमें 12 हैं। यहाँ से हम काउंटिंग कर लेंगे कितने साक्षर हैं, काउंटिंग करो, यहाँ से 12 हैं। ओके, निरक्षर कितने हैं, 8 हैं। तो साक्षरता प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 12 को डिवाइड कर, मतलब कि 12 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो 60% कितने हो गए, साक्षर हो गए। अब है रोजगार प्रतिशत, रोजगार क्या है, नौकरी पेशा लोग, रोजगार जिन जो है उनको जो मतलब कि जो नौकरी कर रहे हैं वो रोजगार प्रतिशत वहीं से देखा जाएगा, वो 10 है। बेरोजगार कितने हैं, वो भी 10 हैं। ओके, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि 20 में 10 बेरोजगार हैं, 10 रोजगार है, तो 50% होगा रोजगार प्रतिशत। लेकिन फिर भी हम निकालेंगे। ओके, ये फिर भी हम बनाएंगे। रोजगार प्रतिशत क्या है, 10 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। ओके, तो 50% रोजगार है, यानी कि 60% साक्षर लोग हैं, लेकिन रोजगार कितने हैं, 50% लोगों के पास है। ओके, और देखिए लास्ट में निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखना मैं बोलती हूँ बहुत जरूरी है। निष्कर्ष तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें निष्कर्ष लिखना ही होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये हमारा हो गया टीएमए कंप्लीट। आपका 20 नंबर पक्का है अगर ये टीएमए आप अच्छे से कर लें और टाइम पे अपने टीचर को सबमिट करा दे तो। ठीक है, फ्रंट पेज भी बहुत अच्छे से आपको बनाना है। फ्रंट पेज में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्टूडेंट नेम, सबसे ऊपर आप रोल नंबर का बना के कॉलम, या वो स्पेस छोड़िए रोल नंबर का, क्योंकि जब जी कोड आता है तब उसमें रोल नंबर लिखते हैं, तो वो स्पेस छोड़िए। फिर आप स्टूडेंट नेम लिखिए। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, स्टूडेंट नेम लिखने के बाद आप लिखेंगे फादर नेम, फिर क्लास एंड सेक्शन, जो भी वो लिखना हो, अगर आपकी टीचर आपको उसके लिए बोलेंगी क्लास एंड सेक्शन, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड के बाद आपको स्कूल लिखना है कि आप किस स्कूल से हो। तो ये सारी जानकारी, अगर आप जो जिस सेंटर पे पढ़ रहे हैं वो टीचर अगर आपको और ज़्यादा जानकारी मांगती है तो आप वो भी उसमें लिख सकते हैं। ओके, तो ये सारी जानकारियां, मतलब कि अपनी पूरी जानकारी उसमें लिखनी है आपको, जो आपका फ्रंट पेज होता है। दूसरे पेज पे क्या करना है, दूसरे पेज पे हमें क्या करना होता है, आपको दूसरे पेज पे लिखना होता है मतलब कि कौन से पेज नंबर पे कौन से क्वेश्चन का आंसर है, वो दूसरे पेज पे लिखना होता है, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। ओके, और जब भी आप लिखते हैं टीएमए, जब भी बनाते हैं तो पेज नंबर जरूर डालिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से ये गलतियां होती है कि टीएमए बना लेते हैं बेचारे, बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनका पेज आगे पीछे उसमें स्टेपल हो जाता है। तो टीएमए बनाते हुए पेज नंबर जरूर डालिए, उसमें पेज नंबर डालिए, फटाफट पेज नंबर देख सकते हैं आप, मेरे में भी सारे में पेज नंबर डले हुए हैं। ओके, तो पेज नंबर जरूर डालिए। पेज नंबर डालने से क्या होता है कि जब हम टीएमए को स्टेपल करते हैं या फिर फाइल में लगाते हैं, टैग करते हैं, तो उस पेज नंबर के अकॉर्डिंग हम टैग कर सकते हैं, फिर हमें मतलब कि आगे पीछे या ऊपर नीचे कुछ गलती होने के चांसेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये टीएमए आप अच्छे से करिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अच्छे से तरीके से, अच्छी राइटिंग में अच्छे से करिए और अपने टीचर को सबमिट करिए। ओके बच्चों, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।